महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम तो खत्म हो चुका है, शंखनाद हुआ, भीषण युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध का विजेता कौन है, इसे लेकर तमाम अटकलें, तमाम कयास अब भी जारी हैं। अब भी तरह तरह की बातें हो रही हैं, अब भी अपने अपने दावे हो रहे हैं, अब भी अपने अपनी जीत को आश्वस्त किया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र खुद ही दिया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे भी वजह है। वजह इसलिए क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उस एग्जिट पोल ने समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा दी है। दरअसल एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने वाली है। वहीं पंजाब में कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है और एक नई कहानी के रूप में आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। हर एक चरण के रण में हमने नया मोर्चा, नया मैदान, नए मुद्दे देखे, अपने अपने अफसाने चल रहे थे, कहानियां गढ़ी जा रही थी, जुबानी जंग जारी थी। लेकिन इस जंग में कहते हैं ना, जो सत्ता की चाबी होती है वो होती है जनता जनार्दन के पास। जनता जनार्दन ने किसे सिरमौर किया है, इसका फैसला तो 10 मार्च के आने वाले नतीजों में होगा। लेकिन इतना जरूर है कि एग्जिट पोल ने हर एक पार्टी की दिल की धड़कनें बढ़ा रखी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जहां एक ओर अपने बीते इतिहास को दोहराने की चुनौती थी, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सामने उसी इतिहास को बदलने की चुनौती थी। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि एक नया इतिहास हुआ है। 4 दशकों के बाद उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक पार्टी दोबारा सत्ता में आने वाली है और ये करिश्मा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उधर समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 2017 के बाद इस बार अपने मोहरे फिट किए, कहीं ना कहीं से शय और मात के इस खेल में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कुछ डेंट जरूर पहुंचाया और बीते 2017 की तुलना में 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। हालांकि बहुमत के आंकड़े से वो दूर नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। नतीजे अगर एग्जिट पोल के करीब रहते हैं तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में परचम लहराएगी। और यही वजह है कि देखिए, एक बार फिर से एग्जिट पोल के आने के बाद से ही अपने अपने दावे शुरू हो चुके हैं। जीत की राह कौन तय कर रहा है, इसे लेकर किस तरह से बयान बहादुर चुनावी दौर के बाद भी अपने बयानों से राजनीतिक माहौल को गर्म कर रहे हैं। आइए सबसे पहले उन बयानों को सुनते हैं और फिर आज के मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगी और शुरू करेंगे सत्ता के महासंग्राम की महाचर्चा। गोवा में 10 तारीख को जो रिजल्ट है उसमें 40 में से मैक्सिमम सीट यानी 20 या 20 से ज़्यादा सीट सिर्फ एंड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। जो सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि सभी के एग्जिट पोल में तो भारतीय जनता पार्टी को ही मेजोरिटी दिखा रहे हैं। एक आधा दूसरा एग्जिट पोल छोड़ के मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी से सीट देंगे और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद द सपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस या विद द सपोर्ट ऑफ द रीजनल पार्टी हम वहाँ पे सरकार बनाएंगे। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि पहले तो इंडिपेंडेंट लोगों का हमें सपोर्ट मिलेगा, वहाँ के रीजनल पार्टी हैं उनका भी सपोर्ट, इससे पहले भी वो हमारे फेवर में थे, हमारे सपोर्ट में थे, तो उनका भी सपोर्ट हमारे लिए मिलेगा। तो जो बातचीत उनसे करनी है वो तो बातचीत हमारे सेंट्रल लीडरशिप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उसके जो कुछ डिमांड्स रहेंगे वो तब डिसाइड किए जाएंगे। हम बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं, आप देखिएगा, और सारे सर्वेक्षण भी, और सब लोग चौंकेंगे क्योंकि जनता, ये चुनाव उत्तराखंड की जनता बनाम भाजपा था। लोग परिवर्तन चाह रहे थे और कांग्रेस को के पक्ष में लोगों ने वोट किया। देखिए, हम सरकार तो आप सबने दी है, सरकार तो आम जनता ने बनाई है और हम ये मानकर चलते हैं कि पिछली जो बहुमत दी थी जनता ने, हम उसके ही आसपास या उससे आगे जाएंगे क्योंकि हमने काम किया है। और उनको वोट किस लिए मिलेगा ये वो बता दें, पहले लॉजिक दे दें वो किस लिए उनको वोट देगी जनता। वो चाहे कितनी भी दावे करें, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, 24 करोड़ जनता ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर भरपूर तरीके से मोहर लगाई है। इसलिए हम प्रचंड बहुमत की सरकार परसों लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार काम उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में किया है, वो फिर दिखाता है कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 10 तारीख का इंतजार रहेगा। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश है, उसको लेकर मैं यही कहूँगा
MY का मतलब बदल गया है। हर कोई कहता था MY क्या है, MY का रोल अदा रहेगा। मैं कहूँगा MY अब मोदी जी, योगी जी हो गए। जनता ने रिजल्ट जो है वो दे दिया है, अब बस औपचारिकता है। जो हुजूम जो हम लोगों ने देखा, जो लोगों में आक्रोश देखा सरकार के प्रति, ये साफ संदेश था कि योगी जी की सरकार जाने वाली है। देखिए, मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, यानी पहले चरण के पश्चात से भी जब कहीं मेरी बातचीत हुई, कहीं मीडिया में बातचीत हुई, अन्य स्थानों पर बातचीत हुई, तो मैंने ये कहा कि एक अंडर करंट पूरे प्रदेश के अंदर चलेगी, जिसका जो प्रमाण है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर दिखाई दे रहा है। और वही बात हम कहते थे बराबर, जो है मैं 5 चरण के अंदर तो मैं प्रत्यक्ष रहा हूँ चुनाव में, तो उसी आधार पर मैं कहता था कि 250 से लेकर के 300 तक सीटें हमारी आएंगी, और वही आंकड़ा निकल करके आ रहा है। ये जो सारा का सारी जो चर्चा की जा रही थी, मैं समझता हूँ कि कुछ वोटों का ध्रुवीकरण करने के आधार पर जो अखिलेश जी ने किया था। हम तो सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर के चलते हैं, सब कोई भेद हम करते नहीं, लेकिन अखिलेश जी ने जिन्ना का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, केवल इसीलिए कि वो एक वोट बैंक का हिसाब अपना खड़ा कर सके। तो भाई एक बात तो तय है, अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से अपने अपने तरीके से जंग का मैदान तैयार किया जा रहा था, हथियार तैयार किए जा रहे थे और उन हथियारों से युद्ध जीतने के लिए पूरी रणनीति तैयार थी। लेकिन कहते हैं ना कि रणनीति में अभिमन्यु कौन हो गया है, उस चक्रव्यूह में कौन फंसा है, कौन है अर्जुन, कौन है अभिमन्यु और कौन है कृष्ण, ये भी एक बहुत बड़ा दिलचस्प पहलू है। क्योंकि ये महासंग्राम नहीं, ये वाकई चुनावी महाभारत थी, जिसमें अब नतीजे ही बहुत कुछ खास, बहुत कुछ बयां करेंगे। और इन सब के बीच, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त तीनों अतिथि जुड़ चुके हैं ग्राउंड से, हमारे साथ लगातार आपने देखा जुड़े रहे रजत मिश्रा, ब्यूरो चीफ लखनऊ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हरगोविंद जी भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले रजत, आपके पास आते हुए, कड़ी मेहनत की है हमारी टीम ने और आपने, जिस तरीके से एक एक सीट पर जाकर लोगों से बातचीत करना, हम ग्राउंड से अपना लगातार पोल लेकर आते रहे। अब चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब एग्जिट पोल है सामने। ये एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिला रहा है। हालांकि बीते चुनाव की तुलना में, 2017 की तुलना में एक डेंट जरूर आया है भारतीय जनता पार्टी को, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे जाते हैं तो। उधर समाजवादी पार्टी ने एक करिश्मा किया है। एग्जिट पोल के नतीजों को देखने के बाद आपने देखा कि मिली जुली प्रतिक्रिया है। अब भी समाजवादी पार्टी कह रही है कि पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल सबको याद होना चाहिए, दिल्ली राजस्थान का एग्जिट पोल सबको याद होना चाहिए। ये जो परिस्थिति है वो कहां पर जाकर रुक रही है, पानी कहां ठहर रहा है फिलहाल, अगर एग्जिट पोल के लिहाज से समझे तो। रजत, देखिए लवनी, सिर्फ बंगाल का एग्जिट पोल नहीं, 2014 का भी एग्जिट पोल याद रखना चाहिए, 2019 का भी एग्जिट पोल याद रखना चाहिए और 2017 का भी एग्जिट पोल याद रखना चाहिए। देखिए, इस चुनाव के परिणामों को देखने का जो एग्जिट पोल है उसके देखने के दो नजरिए हैं। पहला नजरिया यह है कि समाजवादी पार्टी एक बहुत बेहतरीन कमबैक कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों के आसपास का नुकसान हो रहा है। पहला नजरिया यह है जो समाजवादी पार्टी देख रही है। दूसरा नजरिया यह है कि 4 दशक बाद उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना वापसी कर रही है और एक जो गोल्डन चांस समाजवादी पार्टी के पास था, वो गोल्डन चांस जो एंटी इनकम्बेंसी के नाम से था, वो गोल्डन चांस अखिलेश यादव खो दिए हैं और एक बार फिर से उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो ये दो नजरिए हैं इस एग्जिट पोल को देखने का, जो जिस नजरिए से देखना चाहे उस नजरिए से देख सकता है। लेकिन एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उन अनुमान के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये तो साफ है कि एक बड़ी हार समाजवादी पार्टी की हो रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी को लेकर लड़ाई हो रही थी और अखिलेश यादव का दावा था कि बहुत बुरी हार, इस समय करारी हार इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को होगी और योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक फेक चेहरा या एक तरीके से डंप चेहरे के तौर पर बन के सामने आएगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, पूरी तरीके से परिस्थितियां उल्टी हो रही हैं। अगर आप देखिए, एवरेस्ट पर जब कोई व्यक्ति चढ़ता है तो एवरेस्ट पर टिका नहीं रहता, नीचे आता है। अगर आपके पास 325 सीटें थी तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपके पास 325 सीटें फिर से आएंगी, आप स्वाभाविक तौर पर नीचे आएंगे और वो नीचे आने के बाद आप कहां ठहर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 265, 270, 275 के आसपास सीटें आप लाने में फिर से कामयाब हो गए तो मुझे नहीं लगता कि इसको एंटी इनकम्बेंसी मानना चाहिए। ये सीधे तौर पर मैजिक है जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं। अब
मंथन करने की बारी समाजवादी पार्टी की है, बहुजन समाज पार्टी की है और कांग्रेस की है कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें कम रह गई जिनके चलते उनको इतनी करारी शिकस्त फिर से उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है। जब इतने सारे मुद्दे थे, जब इतनी सारी बातें लगातार की जा रही थी, उसके बावजूद आपको जनता ने अपने सराखों पर नहीं बिठाया, आपने जनता ने आपकी बातों को नहीं सुना है। तो ये मंथन अब करने की जिम्मेदारी अब हो जाएगी विपक्षी पार्टियों की 10 तारीख को कि आखिर कहां वो लैक हो गए, कहां चीजें कम रह गई जो अब उनको सत्ता में वापसी करने से रोक गई। लैक कहां से है, ये मंथन करने की जिम्मेदारी अगर विपक्षियों की होगी, जैसा कि एग्जिट पोल बन रहा है, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाते हैं तो कई तरीके के सवाल हैं। हरगोविंद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, अविनाश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरगोविंद जी, 5 राज्यों में 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर कमल खिल रहा है। एग्जिट पोल खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 4 दशकों के बाद हिस्ट्री रिपीट्स हो रही है, और अगर ऐसी परिस्थिति है तो कहां पर चूक हो गई समाजवादी पार्टी से, या जो एग्जिट पोल अभी आए हैं उनसे आप पहले कितना सहमत हैं? आपका रिएक्शन सर। हरगोविंद जी, हरगोविंद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आई थिंक हरगोविंद जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। अविनाश जी आपके पास आ रही हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल जी, बहुत बहुत स्वागत। अविनाश जी, देखिए आप तो लगातार हमारे साथ बने रहे सत्ता के महासंग्राम के दौर में भी, और एग्जिट पोल जब हमने सामने सबसे पहले रखा कल, आप हमारे साथ बने रहे। एक बड़ा महत्वपूर्ण हमने दौर देखा है इस पूरे 3 महीने में। देखिए इस बार जो मोहरे फिट करने की कोशिश की जा रही थी उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी थी। उस स्ट्रैटेजी में राजभर भी थे, उस स्ट्रैटेजी में अनुप्रिया पटेल भी थी, उस स्ट्रैटेजी में हम देख रहे हैं कि वो चेहरे भी थे जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद पर भी थे, लेकिन वो साइकिल की सवारी करने लगते हैं। अभी आपने अगर सुना हो तो राजभर जी ये कह रहे हैं कि ये सब हवा हवाई है, नतीजे जो आने वाले हैं वो सबको चौंकाएंगे। तो इतना दम अगर कोई भर रहा है, यही बात समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कही जा रही है, इतना दम अगर भरा जा रहा है तो उसका आधार क्या देख पा रहे हैं? लवली जी नमस्कार, और आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए जो बोल रहे हैं वो भी ग्राउंड के लोग हैं, और जिन लोगों ने ये सर्वेक्षण किया है या जिन लोगों ने ये एग्जिट पोल किया है वो भी ग्राउंड से ही किया है। तो उनकी क्या वजह है ये बात बोलने की, वो तो राजभर जी जानते हैं, पर दुनिया राजभर जी को जानती है कि उनके बड़ बोलेपन के लिए तो शायद उनका ये भी वक्तव्य एक बड़ बोलेपन की ही निशानी हो सकती है। लावनी जी, जो मूल बात जो आपके शुरू में जो आप लोग दिखा रहे थे और जिससे बात हो रही थी, जो मैं बोलना चाहता हूं, इसमें 2 फैक्ट है। एक फैक्ट ये है कि समाजवादी पार्टी ऊपर की तरफ जा रही है, और इसमें कोई 2 राय नहीं है कि भाजपा आपके एग्जिट पोल के हिसाब से या सारे एग्जिट पोल के हिसाब से जो हम देख रहे हैं उसमें भाजपा जीत रही है। पर कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि भाजपा करीबन 50 से 70 सीटें नीचे आ रही है जी। तो ये बात हमें दिमाग में रखना होगा कि जब कोई पार्टी ऊपर जा रही है और उसी के कॉन्ट्रास्ट में एक पार्टी नीचे आ रही है, तो ये दोनों कहां जाके रुकेंगे, ये अभी फ्यूचर में के घर में छुपा हुआ है, ये अभी अब बताया नहीं जा सकता। पर जिस तरह क्वालिटी की जो आप लोगों ने एग्जिट पोल की है या बाकी लोगों ने जो एग्जिट पोल की है, उसे ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा सीट लूज तो कर रही है, पर वो सरकार बना रही है, चाहे वो 225 पे बनाए या वो 275 पे बनाए। जी, इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। एग्जिट पोल कम से कम इस ओर इशारा करें। हरगोविंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको आवाज आ रही है हरगोविंद जी अभी मेरी? हरगोविंद जी अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है हरगोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और देखिए एग्जिट पोल तो उत्तर प्रदेश में कमल खिला रहे हैं। 4 दशकों के बाद एक बड़ा इतिहास फिर से रचने वाली है एक राजनीतिक पार्टी, और उस राजनीतिक पार्टी का कहते हैं ना, नाम ही नहीं चेहरा ही काफी था। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, मैदान में यही 2 ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर तमाम कहानियां गढ़ी जा रही थी, बुनी जा रही थी। अब उपसंहार 10 मार्च को पता चलेगा द एंड कहां होगा, लेकिन इतना जरूर है कि कहते हैं ना, जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो उपसंहार की कहानी लिख देता है, और एग्जिट पोल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जी, अब आपके आगे हो तो यहाँ मैं अपना मत प्रस्तुत जी बिल्कुल बिल्कुल हरगोविंद जी बिल्कुल। जी, आप ही के इस प्रसिद्ध चैनल पर बंगाल चुनाव में उस समय जब एग्जिट पोल हुए थे तब मैं कोरोना से ग्रस्त था, तो मैंने अपने आकलन से ये कहा था कि वहां टीएमसी सरकार बनाएगी, और मेरा कहना भी यही था कि ममता जी अपना चुनाव हार भी जाएंगी।
तो उस समय शायद आप लोगों ने मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखा। आज मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभरने वाली है जी। और ये मेरा मत है, मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। और आधार मेरी क्या टीम के हो साथ जो सकता हम है? इसका आधार थोड़ा सा तय, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल आधारों पर निर्भर होता है। अगर आप जी, ये अनुमान जी, लगा जी, रहे हैं जी, तो उसका आधार जी, क्या है फिर? जी जी अब आधार आप लोगों का जितना तकनीकी रूप से आप लोग विकसित हैं, जितने वैज्ञानिक रूप से आप लोग विकसित हैं, हमारी छोटी सी टीम उस रूप से इतनी विकसित नहीं होती। लेकिन भ्रमण करके या जमीन पर जाकर या कुछ हमारी टीम के जो बेहतरीन लोग अपने अनुभव से जो काम करते हैं, उसी के आधार पर हम हर चुनाव में, हर एग्जिट पोल में अपना अनुमान देते हैं। तो आप जी। अब इस आपके अर्गोविंद जी, आप आपके अपने एग्जिट टीवी पोल का से हो वॉल्यूम सकता है मैं इत्तेफाक आप में अगर रख रहा अपने हूँ। टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे, क्योंकि आपकी आवाज रिवर्ट होकर हम तक भी आ रही है और आपको भी शायद थोड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं मेरा अब जी। आपको ठीक है जी जी जी। तो मेरा केवल स्पष्ट रूप से आपसे ये कहना है कि हमारी जो वर्किंग होती है या हमारा अनुभव और जमीन पर जो हमारे लोग काम करते हैं, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरने वाली है। ये अब 10 तारीख को उसकी वजह भी, दूध का अच्छा दूध और पानी चलिए, का पानी हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभर रही है, उसकी वजह क्या देख पाएंगे आप? वजह बताइए। जी जी अब चुनाव देखिए, वजह ये रही, मतदान जो हुआ वो भावनाओं के आधार पर ना होकर, स्वर्गीय अटल जी एक बात कहा करते थे कि भारत में चुनाव भावनाओं के आधार पर होता है। लेकिन इस बार जो इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए वो भावनाओं के आधार पर नहीं, मुद्दों के आधार पर हुए। उसमें बेरोजगारी और महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा थी। दूसरा, सत्ता का नशा, ये भी एक मुद्दा रहा जो अंडर करंट रहा, जिसको रीड करने में सत्ताधारी सर, दल फिर तो मुद्दों में लाभार्थी योजना, लॉ एंड ऑर्डर भी थी। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो पूरे चुनावों में महिला वोटर्स का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है साइलेंट वोटर। एक परिवार में अगर 4 सदस्य में 2 महिलाएं हैं, तो आप ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि महिलाओं ने किस तरफ वोट किया, क्योंकि उनका मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा था। उनके पास गैस पहुंची, उनके डायरेक्ट खाते में पैसे पहुंचे, उनको सिक्योरिटी मिली। तो क्या इस मुद्दे को आप नजरअंदाज कर देंगे? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर तो महत्वपूर्ण मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि जब लोगों पर, किसानों पर जीप चढ़ा दी गई, वो तो लॉ एंड ऑर्डर में आता है ना मैडम। अविनाश जी, ऑर्डर में वो अविनाश जी, उन्होंने जो एक तथ्य सामने रखा, आपके सवाल पूछने पे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा, सत्ता का नशा। अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति पॉलिटिकल मोरालिटी की जहां तक बात की जाती है, केजरीवाल जो पॉलिटिकल मोरालिटी को बिल्कुल नीचे के स्तर पे लेके जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार कांग्रेस के साथ नहीं बनाऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, उन्होंने सरकार बना ली। उसके बाद कहा गाड़ी मोटर बंगला नहीं लूंगा, उन्होंने गाड़ी मोटर बंगला ले लिया। जैसे जितने बात उन्होंने बोले, ठीक वादा खिलाफी की जहां तक पॉलिटिकल मोरालिटी की बात है। और आज देखिए कि आप पंजाब में सरकार बनाने की पोजीशन में है, तो पॉलिटिकल मोरालिटी किसी के हार या जीत का कारण नहीं हो सकता है। हाँ, इलेक्शन हारने का कारण करप्शन हो सकता है, जो कि बिल्कुल योगी सरकार में कम से कम ऊपर स्तर पे कोई करप्शन नहीं था, जो कि लोग जानते थे। लाभार्थी का वर्ग जो था उसको हर लाभ मिला उनको। देखिए, एक बात तो तय है कि फेस क्रेडिबिलिटी में बार-बार जब से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, फेस क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जीत रही है। रजत जी, रजत के पास अब जाते हुए, रजत देखिए, हर पत्रकार की, हर वरिष्ठ पत्रकार की, राजनीतिक विश्लेषक की अपनी राय हो सकती है, लेकिन राय में देखिए जो अनुमान लगाया जा रहा है, हम इस तरह से देख रहे हैं, कई एग्जिट पोल हैं जो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कमबैक करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब फेस क्रेडिबिलिटी की बात आ रही थी, मैं बार बार कह रही हूं कि आप भी फील्ड पर थे, मैं भी फील्ड पर थी, पार्टी से नाराजगी जरूर हो सकती थी लोगों को, और ऐसा हुआ भी है। भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी रही है लोगों में, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा था, वैसे ही बम बम हो जा रही थी। तो क्या फेस क्रेडिबिलिटी को भी नकार दिया जा रहा है, वो लोग जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कमबैक कर रही है? रजत,
देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमबैक करे, भारतीय जनता पार्टी कमबैक करे, राकपा करे, माकपा करे, भाकपा करे, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। जहां तक फ्रेश क्रेडिबिलिटी की बात है, देखिए, योगी आदित्यनाथ के चेहरे के ऊपर पिछले 5 सालों में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने में कामयाब नहीं हुई। सरकार के ऊपर भले ही आरोप लगे हो, लेकिन सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई बड़े आरोप नहीं लगे। इस पूरे चुनाव में लावनी, जो महत्वपूर्ण चीज मैंने नोटिस करी, इस बार 2 तरीके के वोटर थे। एक मौन वोटर था और दूसरा मुखर वोटर था, जो साफ तौर पर सरकार का विरोध कर रहा था। जो मौन वोटर था वो चुपचाप जा रहा था, वोट डाल रहा था, वोट डाल के अपने घर को चला जा रहा था। लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है, मौन जीत रहा है या शोर जीत रहा है, ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जहां तक फेस क्रेडिबिलिटी की बात है, योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर जब एक छोटी सी कमेंट हुआ, एक टिप्पणी की गई कि योगी आदित्यनाथ के कपड़ों का रंग जंग के समान है। आपने देखा होगा उसके बाद छठे चरण में कितना जबरदस्त विरोध हुआ था समाजवादी पार्टी का, और मैंने इस चीज को ग्राउंड पर देखा था कि जो लोग वास्तव में समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे थे, उन्होंने उस दिन वोट नहीं किया। और यही कारण था कि हमको बहुत से ऐसे पोलिंग बूथ पे जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने कहा इस बात को साफ तौर पर कि आपको सरकार का विरोध करना है, आप सरकार का विरोध करिए, आपको व्यक्ति का विरोध करना है, व्यक्ति का विरोध करिए, लेकिन आप भगवे का विरोध क्यों कर रहे हैं, भगवे को लेकर इस तरीके की ओछी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। और जहां तक बात फ्रेश क्रेडिबिलिटी की है, तो दूसरी तरफ चेहरा अखिलेश यादव का भी था, उनकी भी क्रेडिबिलिटी की जांच होनी चाहिए, जिन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात शुरुआत में करी और अंत तक आते आते मुफ्त में घी देने तक की बात करने लगे। तो मुद्दा ही कोई नहीं था, किसी एक ठोस मुद्दे के आधार पर वो चल ही नहीं पा रहे। और आपको पता है, उत्तर प्रदेश से जस्ट सटा हुआ बिहार है, बिहार में कुछ दिनों पहले चुनाव हुए, तेजस्वी यादव भी सरकार में वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा पकड़ के रखा, बेरोजगारी, और देखिए कितनी जबरदस्त टक्कर वहां पर दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कोई ऐसा मुद्दा पकड़ने में कामयाब नहीं हुई जिसको लेकर वो शुरुआत से लेकर अंत तक चल पाती। तो ये एक बड़ी है, स्विंग करती रही, बिल्कुल। और जब स्विंग करती रही तो ऐसे में जो वोटर्स थे वो भी कंफ्यूज हुए। तो सवाल तो ये भी उठता है ना हरगोविंद जी, वोटर्स जो होते हैं उनको स्टैटिक होने की जरूरत थी, मुद्दों के साथ वो चिपके नहीं रहे, इसलिए क्योंकि खुद अखिलेश यादव क्लियर नहीं थे, वो स्विंग कर रहे थे। अभी अभी आपने सुना रजत जो कह रहे थे। हरगोविंद जी देखिए, मैं एक बात यहाँ अपनी ओर रखना चाहूंगा। चुनाव में पूरी पार्टी, पूरी जो सत्ताधारी दल है या पूरी गवर्नमेंट है, उसकी इमेज मायने रखती है। अभी आपके शब्द थे कि भाजपा से भले ही नाराज हो सकते हैं, योगी जी से जब उनका चेहरा है तो वो बेदाग थे, उनसे कोई नाराजगी नहीं थी। तो मैडम, मनमोहन सिंह जी भी बेदाग थे, नाराजगी तो उनके मंत्री और उनकी सरकार के बाकी लोगों से जनता को थी, तो उन्होंने अपनी नाराजगी लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव जी से नाराजगी दिखाई दी है। जिस तरीके से वो आपने देखा कि जनसभाओं में उन्होंने जिस तरीके से जो वहां पर पुलिसकर्मी लगे हुए थे उनको अपमानित किया। कई बार जो समाजवादी पार्टी के, आप नाहिद हसन के समर्थक को भूल गए, आदिल चौधरी अगर जिस तरह से धमकियां दे रहे थे, देखिए ये सारी चीजें भी ध्यान में रहेगा, ये सारी बातें भी आएंगी। मैं कुछ भूला नहीं हूँ और जनता भी कुछ भूलती नहीं है, लेकिन आप जनता के मूड को देखिए, आप महंगाई को मुद्दा मानिए, आप बेरोजगारी को मुद्दा मानिए। मुद्दा है, मैं उस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, मैं उस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस मुद्दे को कितने ठोस तरीके से रखा गया ये महत्वपूर्ण होता है। अविनाश जी, हाथरस में क्या वो लॉ एंड ऑर्डर, सर उन्नाव की बात भी होगी, आप हाथरस का एग्जाम्पल देंगे तो जनता को उन्नाव भी याद था, उन्नाव भी याद था। अविनाश जी, आप एक पहले रजत जी की बात का जवाब दूंगा, बड़े वरिष्ठ पत्रकार है और इन्होंने यूपी के इलेक्शन को बिहार से कंपेयर किया और तेजस्वी का एग्जाम्पल लिया। देखिए, बिहार यूपी के मुकाबले एक छोटा स्टेट ही नहीं, पॉलिटिकली भी वो बड़ी यूनिफाइड स्टेट है। वहां पे कोई अलग अलग रीजन नहीं है, वहां पे कोई अलग अलग रीजन के अलग अलग डिमांड्स नहीं है, ना कोई अलग अलग डेमोग्राफी है। अगर बंगाल के आसपास जो लगता है कि बॉर्डर एरिया, उसके अलावा देख ले जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, जो जहां पे AIMIM ने जीता, तो यशवी अगर मुद्दा पकड़ के चले तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि बिहार एक यूनिफाइड लैंड है। उत्तर प्रदेश खुद अपने आप में इतना बड़ा है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का मुद्दा जो है वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसीलिए मैं बार-बार कही थी मोर्चा और मैदान अलग अलग हो रहा था हर बार, हर चरण में। आप देखिए, बुंदेलखंड खंड का मुद्दा अलग है, वहां पे बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है, पर वहां पे पानी उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है, पर वहां पे हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल ज्यादा बड़ा मुद्दा है, पशुओं का ज्यादा बड़ा मुद्दा है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, वहां पे सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। तो यूपी के इलेक्शन में जैसे जैसे फेज में मुद्दा बदलता गया, सपा ने भी अपने आचरण को बदला। पहले वो खुल के भगवा के खिलाफ और मुसलमान के वोट के पीछे पड़े थे, रात को
ऊपर कर रहे थे, जयंत चौधरी को ऊपर कर रहे थे, और जैसे जैसे जब इलेक्शन पूरी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने लगा तब वो जात पे आ गए और इन तरह की छोटी छोटी बातों पे आ गए। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम समापन पे आ रहे हैं इसलिए एक आखिरी सवाल मैं रजत आपसे जरूर करना चाहूंगी खत्म करने से पहले। चुनाव खत्म हो गया, एग्जिट पोल सामने आ गए, कांग्रेस किसी भी तरीके से कुछ बहुत करिश्मा करती हुई नजर नहीं आ रही है, 1 से 3 सीट्स नजर आ रही है एग्जिट पोल में भी। उसके बावजूद भी आज हमने देखा प्रियंका गांधी पिंक साड़ियों में नजर आई है, एक बड़ी रैली की गई है। ये कौन सा मैसेज देने की कोशिश है आज उतरकर जो उन्होंने एक बड़ी रैली की, क्या कहना चाह रही थी? इंटरनेशनल वुमेन्स डे है सर, एवरी डे इज अ वुमेन्स डे। मेरा तो ये मानना है एवरी डे इज अ वुमेन्स डे। अगर एक दिन को अगर समर्पित करते हैं तो ये अपने खुद के साथ बेईमानी करनी होगी। रजत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल लावनी, देखिए प्रियंका गांधी ने एक बड़ा मुद्दा पकड़ा है और इस मुद्दे का आगे आने वाले समय में उनको फायदा हो भी सकता है अगर इस मुद्दे को, जैसा मैंने पहले भी कहा, अखिलेश यादव ने जो गलती करी वो गलती प्रियंका गांधी नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के मुद्दे को पकड़ा हुआ है और इस मुद्दे के आधार पर एक चुनाव भले ही हारी हो लेकिन आगे आने वाले चुनाव में कुछ अच्छे परिणाम की रूपरेखा तैयार करिए, लेकिन इस रूपरेखा में कितना दम है ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। चलिए, समय का समापन हो गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी राय आप सभी ने रखी। सत्ता का महासंग्राम समापन की ओर जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि नतीजों का इंतजार हर कोई कर रहा है। नतीजे क्या होने वाले हैं, अगर वो एक एग्जैक्ट पोल से ही मिलते जुलते होते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक करिश्मा होने वाला है। बने रहिएगा हमारे साथ, निरंतर हम चर्चा भी जारी रखेंगे, नजर भी बना के रखेंगे। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।